नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं आपको बताता चलूं कि जब मीडिया के ऊपर मईशत का मौजू नुमाया होकर सामने आ जाए तो इसका मतलब यह कि हुकूमत बदलने वाली है। मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं। देखिए, पहले भी जब इमरान खान साहब को टाटा बाय बाय करना था तो आहिस्ता आहिस्ता यह बयानिया तैयार किया गया, हाय पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी ले बैठी, अब हम तहरीक चलाएंगे, महंगाई मुकाओ, महंगाई मुकाओ। अच्छा, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया था। पीटीआई वालों ने भी मईशत का बेड़ा गर्क करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया था। अब क्या है कि मईशत के बारे में बात होना शुरू हो गई। हर पान वाला, चाय वाला रोजाना की बुनियादों पर डॉलर के रेट के ऊपर डिस्कशन करना शुरू हो गया। और फिर कुछ अरसे के बाद जब इस अलाव में आग को और बढ़ावा दिया गया तो इसकी लपटें बाहर आ गईं और फिर इसी तरह पूरे के पूरे हुकूमत के ढांचे को यह जलाकर राख कर गई। पिछली हुकूमत गई, फिर नई हुकूमत आई, उनको थोड़ा कुशन मिला। उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब को वजीर ख़जाना बनाया नॉन लीग वालों ने। उन्होंने जनाब अपनी कारस्तानियाँ शुरू कर दी, लोगों के मजाक उड़ाने शुरू कर दिए और अपने मुल्क बचाने का जो एक बयानिया तैयार किया गया कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुल्क बचाने के लिए कर रहा हूँ। गरीब भूखा सो रहा है, मुल्क बचाने के लिए भूखा सो रहा है। अमीर को सुलाओ ना एक दिन भूखा, हम देख लेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब, एक दिन अमीर को भूखा सुलाओ, लग पता जाएगा आपको। मैं कहता हूं, देखो, मैं वो शख्स हूं जो शुरू से समझा रहा है कि अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाओ। यार, जमहूरियत का अचार डालना आपने, अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाओगे तो जमहूरियत पसंद होगे। बोले नहीं, हम कड़वी गोलियां खाएंगे। कितनी कड़वी गोलियां खिलाओगे यार हमें? ऐसे लग रहा है जैसे करेला कूट कूट के मुख्तलिफ सियासी जमातों ने गरीबों को खिलाने के लिए तैयार किया हुआ। जो बंदा हुकूमत में आता कड़वी गोलियां खिलाएंगे, सख्त इंतजाम करने पड़ेंगे, सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। मईशत का फिर भी बेड़ा गर्क और ये कंटिन्यूअस सत्यानाश है सिवाय मुशर्रफ दौर के। और मुशर्रफ ने भी कोई ऐसी नेक नियति से कोई काम नहीं किया था, खाली यह था कि गोरों ने नोटू फेंके थे। उन्होंने कहा बंदा दो पैसा लो, बंदा दो पैसा लो। हमने बंदे पकड़ा है, पैसे लिए। हाँ, मैं क्लियर कट बात कर रहा हूं। मुशर्रफ ऐसी क्रेडिट ले रहा है कि मैंने ये काम कर दिया तो मैंने वो कर दिया। अरे भाई, मईशत का हो गया था बेड़ा गर्क कि अचानक एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आता है 11 सितंबर 2001 को। वो अमेरिका के लिए तो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत खुल गई। देन नोटू दबा के हमें पाकिस्तान को मिले। जब मईशत का चर्चा शुरू हो जाए, इसका मतलब हुकूमत के लिए मुश्किल आन पड़ी और फिर टिक टॉक वो घड़ी चलना शुरू हो गई जो हुकूमत के लिए एक टाइम लाइन पेश करती है। प्रॉब्लम यही है कि तब इमरान खान साहब के दौर के अंदर डॉलर की कदर के अंदर हुशरबा इजाफा शुरू हो गया, अनचेक्ड इजाफा होता चला गया। और खान साहब को खुद भी एक आध दफ़ा बताना पड़ गया कि उनको बीवी या टीवी से पता लगता है कि जनाब मुल्क की मईशत के अंदर और डॉलर के रेट के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। बात यह कि ये एक झटका सा था और इसके बाद अवाम बेइंतहा प्रेशर में आ गई अवाम। क्योंकि देखें, ये सब डिस्को डांस बकवास जो लोगों ने बातें की हुई थी, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, पाकिस्तान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, नॉनसेंस बातें करना, गैस बहुत है, पता नहीं क्या, सोने की कान निकल आई, चिनोड में भी सोना निकल आया, रिको डिक में भी सोना निकल आया। ये सारी नॉनसेंस बातें कर कर लोगों का जो है वो एक तरह से जोशो जज्बा बढ़ाया जाता है, लेकिन अंदर से ये सब खोखला है, सब ड्रामा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सब ड्रामा है। पाकिस्तान के पास वसाइल कोई नहीं, पाकिस्तान के हालात माशी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अकेला एक नर का बच्चा टीवी के ऊपर मैं मुस्तकिल शोर मचा रहा हूँ कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, होता चला जा रहा है और होता चला जाएगा, क्योंकि इसके ग्राउंड रियलिटीज़ ही गड़बड़ है। तो लोग कहते रहे अली नासिर तो सिर्फ नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव, इसकी वजह से मार्केट नेगेटिव हो जाती है। यानी एक छोटा सा एंकर एक बात कर रहा है, ये माना बात कि एक बहुत मशहूर फलसफी ने कहा था कि एक छोटी सी चिंगारी जंगल को राख बना के रख देती है, लेकिन एक छोटा सा एंकर ये कह दे कि मुल्क की मईशत का सत्यानाश हो गया है, हो रहा था और आगे भी होगा, तो मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ। अगर मेरी बातों के ऊपर ज़रा सा गौर कर लेते, मईशत को ज़रा सा ठीक कर लेते, तो आज ये दिवालिया होने की आवाज़ें इधर उधर से ना आ रही होती। क्यों? क्योंकि आप हैं बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह। शुतुरमुर्ग जब डर जाता है ना तो अपना मुंह ज़मीन में धंसा देता है। उसको क्या लगता है कि ये करने से खौफ टल जाएगा, मुश्किल आसान हो जाएगी और जो दुश्मन मुझ पर हमला आवर होने के लिए आया है वो भगा जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी। वही लारे लप्पे
ये एक मैं आपको बात बताता हूँ। बात यह है कि जब किसी की बीवी नाराज़ हो जाए और मेके जाने का कहे कि तेरी तनख्वाह पूरी नहीं है, तो फिर आदमी अजीब व गरीब बहाने ढूंढता है। मेरी तनख्वाह बढ़ने वाली है, मैंने बॉस से बात की है, मैं तुझे मरी लेके जाऊंगा, है ना, घुमा के लाऊंगा। इसी तरह के लारे लप्पे मईशत के अंदर दिए। चाइना के साथ बात हो गई है, सीपैक आने वाला है, बस आ गया, बस आ गया। पाकी जोची शोशा टोटा फूफा जीरो। अगर सीपैक के अंदर 63 अरब डॉलर आए, कहां हैं? दोनों इसके ऊपर ढोल बजाते रहे, लेकिन 0/0। अब डॉलर की कदर बढ़ी? संजीदा नहीं। डॉलर की कदर बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। अब जब 180 के आसपास में आ गई, तो ये शौकत तरीन टाइप लोग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, कल कुछ पता नहीं पाकिस्तान के अंदर तो क्या कह सकते हैं, दोबारा वजीर खजाना बन गया तो ये वीडियो ना कोई चला दे। बात ये, इस टाइप के लोगों को लाया गया, उन्होंने भी इस तरह के दिलासे देना शुरू कर दिए, अब कम हो जाएगा। और लोग जो है, पीपल आर डूइंग द स्पेकुलेशन, इंग्लिश मारी। ठीक है, लोगों को इंग्लिश आती नहीं पाकिस्तान की, शेक्सपियर की कबर पे लाते मारते, सिर्फ व्हाट्सएप पे इंग्लिश चलती है इस कौम की, तो ये उनकी बातों में आ गए। इतनी देर में टाइम अप हो गया। टाइम अप हुआ, अगले दिन डॉलर की कदर में कमी आई, लोगों ने फिर नाच गाना शुरू कर दिया। फिर नई हुकूमत के आते ही आहिस्ता आहिस्ता झटका लगा, आहिस्ता 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 डॉलर की कदर बढ़ना शुरू हुई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, झटका मार के इतनी ऊपर चली गई कि समझ कुछ नहीं आई। अब परेशान कि अब इस डॉलर के मसले को हल कैसे करें, अब कैसे करें हल इसको। चर्चा शुरू हो जाए मईशत का, तो इसके माने ये हैं कि हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसहाक डार साहब ने क्या पहले मुल्क को माशी बहरान से निकाला है? मैं ये कहूँगा कि उनका तजुर्बा बहुत है, लेकिन आजकल की बहरानी कैफियत मेरे ख्याल से उन्होंने भी पहले नहीं देखी होगी। देखिए नाज़रीन, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आपको उसकी गहराई को समझना है। मैंने जब भी ये बात की कि मईशत को दरपेश मसाइल इस नौइयत के हैं कि उनको हल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और जब जब मैंने निशानदेही की कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो खोखली बुनियादों के ऊपर खड़ी हुई है, पाकिस्तान की मईशत खोखली बुनियादों के ऊपर खड़ी हुई है। इस मईशत की बुनियादें इसलिए खोखली हैं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वीक हैं, और इस मामले में हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते। हम सिर्फ उन पैमानों को सामने रख दें जो अच्छे हैं, और नाजरीन आप लोगों को ये तासुर देना शुरू कर दें कि मईशत ठीक हो गई, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। बिलफर्ज पीटीआई की माजी की हुकूमत ने जारी खसारे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट के मुतालिक ये कहना शुरू कर दिया कि ये सरप्लस है, और इस पर पाकिस्तान में बहुत डिस्को डांस हुआ, बहुत गाने बजे, शादियाने बजे। लेकिन साथ ही साथ ख़तरा यही था कि एक ऐसा मुल्क जिसकी अपनी मुकामी तौर पर पैदावार इतनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना मजबूत नहीं है, जिसके एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, उसके सरप्लसेस बहुत कम हैं, वैसे उसके सरप्लसेस बहुत कम हैं, यानी चीज़ें वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं हैं। इवेंचुअली उस मुल्क की मईशत एक खोखली सी, आप ऐसे समझ लें कि दरख्त की, कभी कभार आप दरख्त का तना देखें, उसकी छाल के नीचे अगर कोई बीमारी लग जाए तो उसको बजाएं तो वो फिर ढोल की तरह बजता है। बिल्कुल ऐसे खाली हो गई पाकिस्तान की मईशत। जब मैंने इस चीज़ की निशानदेही की कि पाकिस्तान की मईशत को दरपेश मसाइल बहुत ही संजीदा और संगीन नौइयत के, तो पाकिस्तान के माशी डिस्को डांसरों ने मेरे मुतालिक ये राय कायम की कि मैं एक नेगेटिव शख्स हूँ। जब मैंने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज की बुनियादें तब मजबूत होंगी जब इसमें सरमायाकारों की तादाद में इजाफा होगा, जब इसमें लिस्टेड कंपनीज में इजाफा होगा, जब प्राइवेटाइजेशन के लिए शेयर्स प्राइवेट पार्टियों को ऑफर करने के बजाय स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर जारी किए जाएंगे, तो यह मजबूत होगी। जब इसके फंडामेंटल्स को मजबूत किया जाएगा, इसमें सरमाए का निज़ाम ठीक किया जाएगा, तो माशी डिस्को डांसरों, नाम निहाद फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ने और ऐसे लोग जिनको टगा कुछ नहीं पता कि मईशत क्या होती है, उन्होंने कहा कि मैं एक नेगेटिव शख्स हूं। जब पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और डेवलपमेंट की मार्केट बढ़ना शुरू हुई, जब कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और डेवलपमेंट की मार्केट बढ़ना शुरू हुई, तो मैंने निशानदेही की
कि इस मार्केट के नीचे कुछ भी नहीं है, इसकी भी बुनियाद खाली है, यह स्पेकुलेटिव है, इसमें सब कुछ क्यास आराई है। हमसे चंद ही किलोमीटर दूर बहरा अरब जरा सा पार करें तो जजीरा अरब भी वाक़, वहां पर भी देखें तो कैसे तरक्की हो रही है, रेगिस्तान के दरमियान कैसे हर शय दस्तयाब करती। जनाब शकील रामे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि माहिर माशियात हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मुझे बहुत पसंद भी हैं क्योंकि मेरे दुंदो तेज़ सवालात का जवाब भी देते हैं। जनाब शकील रामे साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जब भी मैंने पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक ये बताया कि इसकी बुनियादें खोखली हैं, चाहे आपका स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की मार्केट हो, या आपके मुल्क के अंदर मौजूद जो सरमायाकाराना निज़ाम है, तो लोगों ने कहा कि अली नेगेटिव बातें करता है। आज हो गए ना, खुलांच होने की बातें हो रही हैं, आज दिवालिया होने की बातें हो रही हैं। शकील रामे साहब, अब कोई सफाई काम नहीं आएगी, क्या कहते हैं आप? लेकिन अगर मेरे बस में होता ना अली साहब, मैं सफाई ना देता, मैं काम करता, मैं वाकई सफाई करता। तो बात ये है कि आप सही कर, हमने क्या कहते हैं कि बड़ी देर से जा रहे हैं कि इस बात पे जो आपसे डिस्कशन होती है, ज्यादातर हमारी जो कि बेसिक पैरामीटर इकोनॉमी के वो सही नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने 1948 में जो इफ्तिताह किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो उनकी जो स्पीच थी ना, उधर अली साहब कभी वो पढ़ के देखें। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है कि ये इंसान ये नहीं हमें रास आएगा, ये लोगों का दोस्त नहीं है, दुनिया में प्रॉब्लम की ये जड़ है। देखें आप उस बंदे की बसीरत को अदात दें कि 1948 में जब दुनिया सारी कैपिटलिज्म के पीछे भाग रही थी, तो तब कहा था, तो उन्होंने कहा था हमें अपना इंडिजिनस इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करना होगा कि जिसको लेके हम चलें। हमने क्या किया? हमने हर वो काम किया कि जो अच्छा, यानी कि जो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हमने सबसे पहले तो बेतुके तरीके से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च कर दिया। उसके बाद जनाब हमने कहा जी हमने कुछ लोगों को अमीर कर दिया। फिर हमने कहा नहीं जी, अब पहले हमने क्या कहते हैं कि हम सारी इंडस्ट्री मुल्क की अब ले लेंगे, हुकूमत चलाएगी। भी ठीक है, अब ले लें, हुकूमत चलाएगी, मगर किस तरह चलाएगी? आपने अपने जो नथु और वगैरह थे उन सबको उनका हेड बना दिया, जो आपके पोलिटिकल क्रोनीज थे, आपने वो इंडस्ट्री तबाह कर दी। फिर आपको याद आया जनाब नहीं, ये जो नेशनलाइजेशन गलत थी, अब हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात है प्राइवेटाइजेशन और नेशनलिज्म की। अब देखें, भुट्टो साहब ने सारा क्या कहते हैं कि उन्होंने किया जनाब कि वो सारा नेशनलाइज कर, ठीक। अब उन्हीं की पार्टी प्राइवेटाइजेशन को लीड कर रही है। वो कहती है जनाब कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, और कहते हैं हम भुट्टो साहब के विजन को फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे कोई ये समझा दे कि अगर भुट्टो साहब का अमल किसी और तरफ था, तो ये इनका अमल किसी और तरफ से, भुट्टो साहब को कहाँ से फॉलो कर रहे हैं फिर ये? यानी कि ये जो हमारा बेसिक मैं पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, इन हमेशा वक्ती और क्या कहते कंफ्यूज डिसीजन मेकिंग की, जिसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। हमने क्या किया जनाब कि बाहर से पैसा आ रहा है, कर्ज मिल रहा है, अजाशी लगी हुई है, मुफ्त में जनाब क्या कहते हैं खाओ पियो, और अपनी प्रोडक्शन एंड बेस को नहीं बढ़ाना। और यही सही कसर हमने 1994 में हमने कहा पावर पॉलिसी ऐसी लेके आओ कि जिसमें वहां पर इन्वेस्टर को सारा कुछ मिले। उससे एक तो वो उसमें फंसा दिया एनर्जी साइकिल में फंसे हुए हैं, वो सर्कुलेशन जो सर्कुलेटेड डेट है हमारा वो बल्ले पड़ गया हुआ है। और दूसरा ये हुआ कि उस दौर का इंडस्ट्रियल था, उसने कहा यार बाकी इंडस्ट्री का नहीं क्या जरूरत है, इसी में पैसा लगाओ, इसमें इतना पैसा मिल रहा है, उसमें पैसा जाने को उससे ज्यादा कर दिया। अब करते करते कर्ज लेके खाते रहे, जिस तरह वो कहते थे ना, गालिब का शेर है, खाते थे कर्ज की बैग, कहते थे दिन आएगी रंग हमारी फाका मस्ती। हम इसी सोच पे लगे हुए थे और उसका रिजल्ट आज हम भुगत रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम जिसके ऊपर मेरी आपकी बहस आके अटक जाती है, गल थोड़ी जी औखी है, थोड़ी जी कौड़ी है, पर सानू बंदा नहीं लभदा। हमारे पास वो बंदा नहीं है जो बातें आप कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर सके। ये प्रॉब्लम है। आप देखें ना, यू हैव चेंज्ड ऑल द पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, लेकिन स्टिल दे आर अनएबल टू एक्ट अपॉन इट। जो बात आप कह रहे हैं, किसी सेमिनार में मुझे पता है आप जाते होंगे इस्लामाबाद के अंदर, आप ये बात कहते होंगे, दाद भी लूटते होंगे, तालियां भी बजती होंगी,
लेकिन अमल दरामद करने वाले लोग नहीं मिलते जो इन चीज़ों पर अमल करवा सके। देखिए, आपने वो 12वां खिलाड़ी की नज़म पढ़ी होगी, आरफ क्या नाम है उनका, आरफ साहब, बड़े खुश, हम वो 12वें खिलाड़ी हैं जो सिर्फ बाहर खड़े होकर ना अपने इमेजिनेशन में ये बातें सोचिए, खुद तालियां बजाते हैं। बात यह है कि ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि एग्जीक्यूट कौन करेगा, देखिए कल परसों मैंने एक कॉलम लिखा था, वो द न्यूज में पब्लिश हुआ था, तो मैंने उसमें आर्गू यही किया था, जो रिफॉर्म का टाइम था वो गुजर चुका, अब ओवरहॉल का टाइम है। अगर हमने ये टाइम भी गुजार दिया तो तीसरी स्टेज आती होती है फिर रेवोल्यूशन की, फिर मारदार की। क्योंकि जब देखते हैं ना कि अब आप ये देख लें कि जब माफिया होते हैं, जहाँ जो कोई लोग होते हैं कि वो कब्जा कर लेते हैं हर चीज पे, तो एक स्टेज आती है फिर लोग रिबेल करते हैं उसके अगेंस्ट। अभी तो लोग है ना, देखिए इमरान खान के फेनोमेना को अगर आप समझना चाहते हैं ना, उनके साथ जो यूथ निकली, लोग निकले, ये एक नो कॉन्फिडेंस का वोट है एग्जिस्टिंग मॉडल को। अगर इमरान खान में ये सकत होती या उस चीज को लेके चल सकते होते, उनमें अपने कॉम्प्रोमाइजेस ना होते, तो ये पूरी बुनियाद को हिला सकते थे। यानी कि आपको पहला ग्लिम्प नजर आ चुका है कि जहां लोग रिबेल करने के लिए तैयार हो गए हैं, भाई बस इनफ इज अब इनफ। तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना अंदरूनी खाना। अब आप भी जानते हैं, यू आर टू द क्लोज क्वार्टर्स ऑफ पावर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने ये जो है ना हमारी रूलिंग एलीट के लिए एक सबक है कि लोग जो है रिबेल करने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उनको हर तरफ से चीजें बंद नजर आ रही हैं। जैसे वो कहावत होती है ना, जब बिल्ली को मौत नजर आ रही है फिर मुंह पे चपटती है, वो कहती फिर आखिरी हमला तो करना ही है हमने ना। अच्छा, मैंने एक चीज आपसे पूछनी थी। देखें, आप क्योंकि मईशत दान है, मईशत को समझते हैं, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, लेकिन मैं आपसे चंद चीजें पूछना चाह रहा हूं, मुझे वजाहत से बताइएगा। टीवी के ऊपर मैं देखता हूं कि एक ताजिर सनतकार क्या माशी तज्जियाकार हो सकता है? क्या एक टैक्स कंसल्टेंट माशी तज्जियाकार हो सकता है? नहीं, मेरा एक सवाल है, एक ठीक है इकोनॉमिक्स का ही एक बिगड़ा बेटा जो है वो फाइनेंस है, लेकिन एक शख्स जो कि फाइनेंस की बात करता है, क्या वो मईशत पर भी बात कर सकता है? और क्या हमारे मुल्क के अंदर इसमें तफरीक है मौजूद? क्योंकि बहुत सारे ममालिक के अंदर ये लफ्ज़ फाइनेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि मईशत का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये तो बता दें कि क्या हर डॉक्टर जो है वो पेट का इलाज कर सकता है? क्या दांत के डॉक्टर से भी पेट का इलाज करवाया जा सकता है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं फिर उस कल जो मैंने ये आर्टिकल लिखा है ना, मैंने ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कशन की, आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली जो हमारी बीमारी की जड़ है कि वो है हमारी ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी है वो समझिए कि वो सब कुछ जानती है और उसको कुछ भी नहीं पता, यानी कि इकोनॉमी को कैसे लेके चलना है। दूसरी चीज ये है कि जिससे आपने भी बात की, जो हमारी इकोनॉमी है उसको अकाउंटेंट चला रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट चला रहे हैं, या उसको बैंकर चला रहे हैं। आप शौकत अजीज की बात कर लें, शौकत तरीन की बात कर लें, आप सागदार की बात कर लें, आप और किसी बात करना। अब जो लोग होते हैं ये तो बही खाते रखने के लिए होते हैं कि आपने बस वो बैलेंस शीट बैलेंस करनी है। इनको पॉलिटिकल इकोनॉमी की क्या पता होता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी रन कैसे करती है। तो अब यही लोग इसको, तो ये अकबर के दौर से तोलूमल वाला फिनोमिना चल रहा है ना सर। जो बादशाह अकबर ने तोलूमल को अपने पास रखा हुआ था, तो वही तोलूमल वाला इशू चल रहा है सर। आज तक सारे तोलूमल वाला मामला चल रहा है। तो फिर दूसरी बात ये है, आप ये बात कर रहे हैं, फिर दूसरे आते हैं कंसल्टेंट, जिनको हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट एलीट कहते हैं, कि जो जिसकी हुकूमत के साथ जिसकी प्रेफरेंस होती है वो उसके गुण गाता है। नहीं, उसमें तो चंद फिर मईशत दान भी शामिल है ना, बुरा ना मानिए। मैं वही कहता हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ने इस मुल्क की सही जड़ें खोखली की है। क्योंकि जो देखें, पॉलिटिशियंस का भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सबके होते हैं, उनको जस्टिफिकेशन कौन देता है? ये इंटेलेक्चुअल एलीट देती है, कि जो कभी उनके साथ होते हैं कभी उनके साथ होते हैं, जिसके उन्होंने अपने बांटे हुए हैं, मैंने इसके साथ जाना, तुमने इसके साथ रहना, जब ये हुकूमत में तुम्हें बेनिफिट मिल गया, ये आएगा तुमसे मिलेगा। और एक तीसरी भी चीज है जिसको हम ना बड़ा इग्नोर कर देते हैं, तीसरी चीज को, वो है रिटायर्ड, जो कि हमारे बाहर होते हैं, बाहर सारी में नौकरियां करते हैं, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, और एकदम उनको रिटायरमेंट के बाद एहसास होता है, एनलाइटनमेंट हो जाती है उनकी कि हमें मुल्क के लिए भी कुछ करना है, वो आज दमकते हैं इधर। फिर आते टूरिस्ट, एक यानी कि आते हैं एक्सपर्ट आते हैं, जब जिनकी नौकरियां बार खत्म होती हैं पाकिस्तान में रिश्तेदारों को मिलने आते हैं, आगे कंसल्टेंसी देते हैं, डोनर के साथ बात करते हैं, उनको खुश करते हैं, निकल जाते हैं। तो हमारा तो एक प्रॉब्लम बड़ा गंभीर किस्म का है, और सारे प्रॉब्लम की जो कि माँ है वो दो चीजें हैं, एक ब्यूरोक्रेसी और एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है, बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है। मुझे बता रहे वक्त कम है, लेकिन मैंने आपसे एक चीज आपसे जरूर पूछनी है। सियासतदान आकर कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर फिलैंथ्रोपी की जो वो है, क्या नाम है अपना, क्वांटम है, वो पाकिस्तान पता नहीं पहले नंबर पर है दुनिया में, या दूसरे नंबर पर है, या तीसरे नंबर पर। सर, मैं हैरान ये होता हूं कि मैं अगले दिन देख रहा था कि अमेरिका के अंदर
तालीमी इदारे हों या फलाही इदारे हों, कितने सारे काम कर रहे हैं और सब वहाँ के रईस अरबोपति लोग चलाते रहे हैं या उनके दान से या उनके डोनेशन से वो तैयार हुए हैं। तो सर फिलैंथ्रोपी के बारे में भी ये जो बातें टोपी ड्रामे किए जा रहे थे कि हम लोग अपने मुल्क की बड़ी ओनरशिप लेते हैं, ये भी माजरत के साथ हाथ जोड़ के थोड़ा गलत ही है, क्योंकि अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जितनी ग्रांट्स उनको फिलैंथ्रोपिस्ट से मिलती हैं और जितने तरक्याती इदारे हैं और जितने इवन के नोबेल जो है, तो सर ये टोपी ड्रामे अगर पाकिस्तान में बंद हो जाएं तो मेरे ख्याल हम काफ़ी तरक्की करेंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए बात सुने अली भाई, ये टोपी ड्रामे से भी बड़ी आगे की बात है। देखें जब हम फिलैंथ्रोपी जिसकी बात करते हैं वो है लोगों को चैरिटी देते। लोग मांग रहे हैं इस मुल्क में अपने खाने पीने के सर्वाइवर के लिए, लोग लंगर खानों की तरफ देखते हैं। ये शर्म का मकाम है कि ये कुछ सेलिब्रेशन की बात नहीं है। अगर हम चैरिटी को कंपेयर करना, देखें जो आपने खुद बात की चैरिटी किस लिए इस्तेमाल हो रही है। यहाँ लोग आपके आगे हाथ फैलाते हैं, निकले ना बाहर कितने लोग आपके आगे हाथ फैला रहे होते हैं। इधर ये शर्म की बात है स्टेट के लिए कि लोग इतने ज्यादा लोग जो मांगने के लिए आते हैं। हम मिसाल देते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज इस तरह की कि जिनके दौर में कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहा था, वो था दौर जिससे प्राउड किया जा सकता है। अब जो हम कर रहे हैं ये है हमारा क्या कहते हैं बेशर्मी का दौर, हम इसको कहते हैं। हमें अपना साथ जो नीचे झुका लेना चाहिए, मगर हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देखिए जाति कहाँ है सारी की सारी। तो ये जो चीजें हैं ना, हमें इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि आती जाति कहाँ है। चैरिटी क्या हम लगा रहे हैं एजुकेशन बिल्ड करने के लिए, मुसाफिर खाने बनाने के लिए, या किस चीज पर स्कूल बनाने के लिए? हम तो लोग खाने के लिए मार रहे हैं, लोगों को खाने के लिए दे रहे हैं। किसी के पास इलाज की सहूलत नहीं है, किसी के पास खाने की सहूलत नहीं है, किसी के पास रहने की सहूलत नहीं है। तो खुदा का खौफ करो, चैरिटी को इसको सेलिब्रेट ना करो। ये हर किसी का पर्सनल मैटर है। चलो मुझे लगता था अकेला मैं ही इस तरह की सख्त बातें कर सकता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है इधर भी नंबर आप मुझसे ले गए। खैर एनीवे वक्त ख़त्म हो गया मेरे पास प्रोग्राम का। और नाजरीन मैं कोशिश करता हूं कि मैं कड़वी बातें थोड़ी करूं, लेकिन आपको पता है मीडिया के ऊपर अब मौजूदा माशी हालात को देखते हुए पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग भी हकीकत पसंदाना सख्त और कड़वी बातें करने पर मजबूर हो गए। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि आंखें खुलें और आगे बढ़ने के लिए काविश कोशिश हो। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।